एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में, जिसका उनका ये मानना है कि अभी भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉकेट्स हैं जहां पे निवेश करके अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। आपने कहा कि अभी भी बहुत सारे पॉकेट या आइडियाज़ या थीम्स हो सकती हैं, तो मुझे थोड़ा उस तरफ ले चलिए कि कौन से थीम्स दिखते हैं, कौन से आइडियाज सेक्टर्स हैं जहां पे आपको लगता है कि अभी भी वैल्यू है। हो सकता है उस सेक्टर में या उस पॉकेट में 20 शेयर हो जिसमें से 15 तो बहुत भाग चुके हैं, लेकिन 5 अभी भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो वो उस तरफ हमें ले चलिए। तो अगर मैं थीम्स की बात करूं, जैसे आपने सही कहा, तो एक जो थीम हम खेल रहे हैं वो प्रीमियमाइजेशन थीम और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी थीम। आज इंडिया का मार्केट कैप है करीबन $4.2 ट्रिलियन। हमारे हिसाब से अगले 5 साल में ये मिनिमम $8.5 से $9 ट्रिलियन की तरफ जाने वाला है। तो जब इतना वेल्थ इफेक्ट होगा सिस्टम में, तो जो इंडियन कंज्यूमर है वो कैसे स्पेंड करेंगे? तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में काफी हद तक उसकी बॉयंसी दिखेगी, कहीं ना कहीं आपको ज्वेलरी सेक्टर में उसकी काफी हद तक बॉयंसी दिखेगी, बिकॉज ये सब जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एरियाज है वहां पर मुझे लगता है बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ग्रोथ की आशंका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमने ये सेम कंपैरिजन किया है चाइना के साथ। अगर आप चाइना को 2008 से 2014 देखें, जब उनका पर कैपिटा इनकम सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा था कंट्री का, तब कहीं ना कहीं हमने देखा सेक्टर्स लाइक ज्वेलरी, एपरल, इनमें सिग्निफिकेंट पेनिट्रेशन इंप्रूवमेंट हुआ था और इनकी जो ग्रोथ रेट्स है वो काफी हद तक बढ़ गई थी वो टाइम पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो सेम इंडिया के साथ अगले 5 साल में होने वाला है। तो रियल एस्टेट हो या ज्वेलरी सेक्टर हो या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो या बहुत सारे स्टार्टअप्स हो लाइक फूड डिलीवरी बिजनेस हो, कहीं ना कहीं हमने वो हम क्रॉस कर लिया है कि हम और ₹50 आपको देने के लिए तैयार हैं, बट हमको कन्वीनियंस चाहिए। अगर फूड डिलीवरी में मैं घर पे बैठ के खाना मंगा रहा हूं तो मैं ₹50-70 एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूं, बट मुझे कन्वीनियंस चाहिए। तो ये शायद 4 साल पहले, 5 साल पहले हम नहीं सोचते थे कि ये इंडिया दे पाएगा, बट आज जो वेल्थ इफेक्ट क्रिएट हो रही है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बिजनेस मॉडल थ्राइव होंगे और यहां से बहुत ज्यादा ग्रो भी होंगे। तो यहां पर एक तरीके से हमने सोच के निवेश किया है। दूसरी तरीके से हमने जो सोचा है ये है टेलीकॉम सेक्टर। अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर की बात करूं, ये आप सब भली भांति जाते हैं 2010 से 2020 तक इस सेक्टर में काफी हेडविंड्स थे। पहले हेडविंड थे केपेक्स के, बहुत सिग्निफिकेंट केपेक्स हुआ था 2012 के बाद 2015-16 तक, जहां पर सब कंपनियों की बैलेंस शीट्स काफी स्ट्रेच हो गई थी। करीबन 2.5 लाख करोड़ का केपेक्स किया था स्पेक्ट्रम के लिए। और उसके बाद हमने देखा कि एक लीडर ने एंटर किया 2017 में और कहीं ना कहीं वो प्राइसिंग के लेके हमने इंडस्ट्री में काफी हद तक इंपैक्ट देखा अगले 3-4 साल के लिए। अभी अगर मैं आज की स्थिति की बात कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 5 से 6 साल तक कोई मेजर केपेक्स नहीं रहने वाला है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 10 ईयर हिस्ट्री मुझे लग रहा है कि हर टेलीकॉम कंपनी, एटलीस्ट द लीडर्स जो है टॉप 2 टेलीकॉम कंपनीज, इनके लिए एक सिग्निफिकेंट फ्री कैश फ्लो जनरेशन का एक एनवायरनमेंट बन रहा है जो लास्ट 10 साल में नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर मैं आरपू की बात करूं, जो हम टैरिफ भरते हैं एज अ कस्टमर, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वहां पर करीबन 20 से 25% इंक्रीज की एक आशंका लगा सकती है पोस्ट इलेक्शन, बिकॉज काफी समय से वो हुआ नहीं है। और अभी भी हम ग्लोबल कंपैरिजन के सामने अगर इंडियन आरपू को कंपेयर करें तो हम काफी हद तक सस्ते हैं। तो वहां पर एक रूम बन रही है कि आपकी रेवेन्यू साइड पे भी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी साइड को भी वो एक अच्छी दिशा में लेके जा सकता है। तो जब आपका पीएनएल एक अच्छी दिशा में जा रहा है, जब आपकी बैलेंस शीट इंप्रूव होने वाली है अगले 3 से 4 साल के लिए, और वैल्यूएशन अभी भी काफी हद तक रीजनेबल है ये सेक्टर के लिए, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर बनने वाला है अगले 2 से 3 साल के लिए टेलीकॉम सेक्टर के लिए। मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये सेक्टर ऑफ द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर हो सकता है इंडिया के लिए। अगर जो अजम्पशंस हम बता रहे हैं, जो आरपू हाइक है वो अगर आ जाए, तो आई थिंक ये सेक्टर ऑफ द ईयर और सेक्टर ऑफ द नेक्स्ट 2 ईयर डेफिनेटली हो सकता है। तो दैट इज द सेकंड मेजर पार्ट दैट वी हैव इन्वेस्टेड। थर्ड है कैपिटल गुड्स। आप अगर आज देखें वेरियस सेक्टर्स की, अगर मैं बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पावर हो गया, रोड रेलवेज हो गए, डिफेंस हो गए, कहीं ना कहीं आपको ये दिखाता है कि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा तेजी गति से बढ़ रहा है। और ये अगले 5 साल में मुझे लगता है, यहां से भी जो हमने देखा है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये ट्रेलर था, असली मूवी तो अभी शुरू होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 5 साल के लिए केपेक्स की थीम जो है उस पे मुझे लगता है हर किसी को राइड करना चाहिए। और हम अब तक जो देख रहे हैं, जो केपेक्स की हम बात कर रहे हैं, रेलवे हो या रोड हो, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं डोमेस्टिक सेंट्रिक डिमांड एक तरीके से जनरेट कर रहे हैं हम। मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिफेंस है, वहां पर एक एक्सपोर्ट की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है।
तो बहुत सारे सेक्टर्स है विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, पावर हो गया, ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री हो गया, जहां पर एक एक्सपोर्ट की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 years। और मुझे लगता है वहां पर हमने एक अच्छी तरीके से एलोकेशन करके रखा है। डिफेंस हो गया या कैपिटल गुड सेक्टर हो गया, वहां पर हमारा एक ओवरवेट व्यू जो है वो बरकरार है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आईटी। आईटी अगर आप देखें तो लास्ट 1 साल से कहीं ना कहीं हेडविंडेड एनवायरनमेंट चल रहा था इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, बिकॉज ऑफ यूएस के इश्यूज जो चल रहे हैं इन्फ्लेशन को लेके, रेट हाइक को लेके। कहीं ना कहीं एंटरप्राइजेस में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है स्पेंडिंग को लेके, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स को लेके, तो वो इंडियन आईटी के ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहा है। हालांकि अगर मैं अगले 2 या 3 साल का व्यू लूं, तो एक बड़ा रिवोल्यूशन जो हो रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मुझे लगता है कि पोस्ट इंटरनेट अगर सबसे बड़ा कोई इनोवेशन हुआ है तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडियन आईटी कंपनीज होने वाली है। तो ये एक सुनामी है जो मुझे लगता है पोस्ट यूएस इलेक्शन शुरू होगा, और 2 साल के लिए मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी में काफी तेजी गति से ग्रोथ रिवाइव होगा। हालांकि अगले 2 क्वार्टर ग्रोथ कम हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि अगले 2 या 3 साल की अगर मैं व्यू लूं, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खेलने के लिए आपको इंडियन आईटी के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो वहां पे हमारी एक ओवरवेट पोजीशन रही है। तो कुल मिला के ये 3 4 5 सेक्टर्स है जहां पर हम ओवरवेट है अभी के लिए। और हम कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि अगर आपको नए इंडिया का आप सोच रहे हो कि अगले 5 साल में इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, तो काफी नए सेक्टर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, काफी नए सेक्टर्स को आपको देखना पड़ेगा, एक ओपन माइंडनेस से देखना पड़ेगा। बिकॉज लास्ट 10 साल में मार्केट काफी पोलराइज था 2010 से 2020 तक। अभी जो मार्केट है वो काफी ब्रॉड बेस है। रेलवेज, डिफेंस, पावर, यहाँ पे जहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है लास्ट 10 साल में, कहीं ना कहीं वो सिग्निफिकेंट तरीके से हम वो जगह पे इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। जैसे पावर अगर है तो हम रिन्यूएबल में देख रहे हैं कि काफी सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन आ रहा है। तो आपको सेक्टर बाय सेक्टर जाना पड़ेगा, और विद इन दैट सेक्टर आपको कहाँ सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन आएगा वो देखना पड़ेगा। अगर आप ऑटो में जा रहे हैं तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट ईवी की तरफ रखना पड़ेगा। अब अगर आप आईसी की तरफ चले गए तो शायद आपके रिटर्न्स कम बनेंगे। अगर आपने ईवी के सही स्टॉक चुन लिए तो आपके रिटर्न ज्यादा बनेंगे। सो ये एक डाइसेक्ट आपको करना पड़ेगा। तो प्लेनिटी ऑफ चॉइस है। एक सेक्टर का आपने जो जिक्र किया ना, टेलीकॉम का, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है। उसमें बहुत थोड़े से 1-2 दिग्गज हैं वहाँ पे। अगर कोई कंपनी बहुत मेहनत कर रही है, करेगी, बड़े प्रयास कर रही है, क्या उसके लिए गुंजाइश बनेगी, जगह बनेगी? बिल्कुल। सो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर हम डिजिटल भारत की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन हैज टू रीच द रूरलेस्ट ऑफ द रूरल इंडिया, तो मुझे लगता है कि एक 3 प्लेयर इंडस्ट्री होना बहुत जरूरी है, और ये कहीं ना कहीं सरकार ने भी कहा है। और दूसरा पॉइंट है कि जो रिसेंट एफपीओ हुआ है उसमें से ये क्लियर है कि अभी ये 3 प्लेयर इंडस्ट्री सस्टेनेबल तरीके से रहेगी। हालांकि जो नंबर 3rd प्लेयर है वहां पर उनको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, और मुझे लग रहा है अगले 12 से 15 महीने में वो इन्वेस्टमेंट्स कंप्लीट होंगे, और उसका शायद फल आगे हम लोग को जाके देखने मिल सकता है। बट जो नंबर 2 प्लेयर है जो लिस्टेड है, बिकॉज नंबर 1 इज नॉट लिस्टेड, नंबर 2 प्लेयर जो लिस्टेड है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी साइकिल का वो रहेगा। और मुझे लगता है कि जो फ्री कैश फ्लो यील्ड है, जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन होगा अगले 5 साल के लिए, जो ग्रोथ हम देख रहे हैं सेक्टर के अगले 5 साल के लिए, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि नंबर 2 प्लेयर जो है उसको काफी बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। 2 सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, नंबर 3 के लिए भी जगह होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, उसमें खाली आप एडम कर दीजिएगा, क्वेश्चन के तौर पर नहीं पूछ रहा हूँ, फिर एक अगले सेक्टर पे आऊँगा। जैसे आपने कहा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बहुत बढ़ रही है, प्रीमियमाइजेशन काफ़ी हो रहा है। तो जैसे जनरली हम लोग मुंबई का एग्जांपल लेके कि मुंबई में मान लीजिए 2.5-3 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें लग्जरी मकान 3 BHK, 4 BHK और 2 BHK महंगे वाले, तो कई बार मन में सोच के लगता है यार ये बिकते कैसे होंगे यार, इतना पैसा किसके पास है 10-10 करोड़ की फ्लैट खरीदे। लेकिन शायद ये थिंकिंग प्रोसेस ही गलत है, क्योंकि उसमें सिर्फ उनको उस 50,000 लोगों की एड्रेसेबल मार्केट में से 500 लोगों को चूज करना और बेच लेना है। तो वो थिंकिंग प्रोसेस में जो 2.5 करोड़ लेके आप चलते गलत है, ये सही है ना, कि वो सोचना क्यों है उसको? नहीं, सो अगर मैं डेटा की बात करूं, मोर देन 10 करोड़ वाले जो फ्लैट्स है, इनमें अभी भी ग्रोथ रेट 30% के ऊपर आ रही है, और लेस देन 2 करोड़ फ्लैट है वहां पर ग्रोथ ही नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो पॉपुलेशन है जो लेस देन 2 करोड़ सेगमेंट है, उसको इन्फ्लेशन की वजह से इश्यू है या इंटरेस्ट रेट जो बढ़े हैं उनकी मार लगी है। बट जो मोर देन 10 करोड़ वाली जो जनता है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है उनको सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज एक वेल्थ इफेक्ट जो क्रिएट होता है इक्विटी मार्केट का और एक ब्रॉडर वाइब्रेंसी का इकोनॉमी में, वो मेजर बेनिफिशियरी वो होते हैं। और इसके लिए लग्जरी वाला जो सेगमेंट है
कहीं ना कहीं वहां पर हमें जरा भी स्लो डाउन नहीं दिख रहा है आज के तारीख में। और ये सेम अक्रॉस द बोर्ड है, ऐसा नहीं है सिर्फ रियल एस्टेट के लिए। अगर मैं फुटवेयर की बात करूं तो लग्जरी फुटवेयर कंपनीज आर डूइंग मच बेटर वर्सेस नॉन लग्जरी। अगर मैं अपैरल की बात करूं तो वही सेम चीज प्ले आउट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो प्रीमियमाइजेशन वाला जो स्टोरी है इंडिया का, वो प्ले आउट हो रहा है। जो बॉटम एंड वाला पार्ट है सेगमेंट का, कहीं ना कहीं वहां पर ग्रोथ स्लो हो रही है। हावेवर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आशंका है कि ये थोड़ी हद तक ग्रोथ रिवाइव होगी जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे सिस्टम में और इन्फ्लेशन मॉडरेट होगा। मुझे लग रहा है थोड़ी ग्रोथ रिवाइव हो जाएगी, बट कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती ग्रोथ रेट की बिटवीन लग्जरी एंड द प्रीमियम साइड वर्सेस इकोनॉमी। प्रीमियम एंड लग्जरी अगले 5 से 10 साल के लिए तेजी गति से ग्रो होंगे एज कंपेयर टू द इकोनॉमी सेगमेंट, कोई भी कैटेगरी के लिए। ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो शूज़ में हो, कारों में हो, घर में हो, मोबाइल में हो, हर जगह प्रीमियम में ही चल रहा है। उसके रीजंस बिल्कुल सही। आपने एक जिक्र किया कि जैसे नीरज जी आपने सही कहा, हाँ आपने एक सही पॉइंट कहा। जो कार्स की अगर मैं बात करूं तो एक रिसेंटली एक कंपनी जो हमारी एक इन्वेस्टिंग कंपनीज है, वहां पर उन्हें ईवी 3 व्हीलर लॉन्च किया था। अब 3 व्हीलर ऐसी कैटेगरी है जो जो कस्टमर सेगमेंट है, जो ड्राइवर की जो सेगमेंट है, कहीं ना कहीं ऐसा एक व्यू था कि 50% टॉप एंड बिकेगी और 50% एंट्री लेवल बिकेगी। बट जो एक्चुअल डिमांड आई वो ऐसी थी कि 85% टॉप एंड की आई और 15% बॉटम एंड की आई। तो जो हर कस्टमर है आज के तारीख में, राइट, वो एक तरीके से प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ और टॉप एंड प्रोडक्ट की तरफ ही देख रहा है। करेक्ट। अच्छा, एक आपने डिस्कस किया आईटी में लार्ज कैप वाले तो मुश्किल में थे ही पहले से, उनकी कमेंट्री भी ऐसे थी। रिसेंटली एक मिड कैप कंपनी ने भी नतीजे दिए, लेकिन हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन गाइडेंस में थोड़ा सा चूक रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आईटी में मिड कैप में बहुत अच्छे रिटर्न्स बने लोगों के, लार्ज कैप में गिरे नहीं है भाई, ये कह सकता हूँ मैं। चले नहीं तो गिरे भी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बहुत गिर गए हों वो। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि यूएस में बीएफएसआई बहुत अच्छा नहीं कर रही है अभी, या एआई की वजह से जो डिसरप्शन हुआ उससे हमको बहुत कोप अप करना उनके साथ जेल करने के लिए। तो ये वाला सेक्टर आप कह रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, वो क्यों अच्छा लग रहा है, या अभी जैसा नहीं 6 महीने आगे बहुत बढ़िया होगा इसलिए अभी से आप उसको ट्रैक करना चाहिए, वो बताइए हमें। नीरज जी, अगर मैं एआई की बात करूं तो एआई को 2 तरीके से देखा जाता है। आप अगर एंटरप्राइज हो, आपको अगर एआई रन करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो डेटा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक सही तरीके से उसको एक ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेट में एक सही तरीके से लेके आना पड़ेगा। फिर वो डेटा को आपको क्लाउड पे लेके जाना पड़ेगा और फिर वही डेटा के ऊपर आप एआई रन करोगे। तो कहीं ना कहीं 3 लेयर का काम आ रहा है यहाँ पर, सिर्फ एआई का काम नहीं आ रहा है। काफी ऑर्गेनाइजेशन अभी ऐसी है जो लेवल 1 लेवल 2 पे भी नहीं पहुंची है, और काफी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिनका क्लाउड पे डेटा है और उनको सिर्फ एआई रन करना है। तो एआई एक इज गोइंग टू बी अ वे ऑफ लाइफ। हर एंटरप्राइज को ये एम्ब्रेस करना पड़ेगा, आपको एआई यूज करनी पड़ेगी डे टू डे लाइफ में। उसके काफी फायदे नुकसान भी हो सकते हैं, बट जो फायदे हैं हर ऑर्गेनाइजेशन को यूज करने पड़ेंगे। बिकॉज अपने अगर आपको कॉम्पिटिटर से आगे जाना है तो आपको ये सब फीचर्स लेके आने पड़ेंगे आपके एंड कस्टमर के लिए। अगर कोई एक बंदा इंडस्ट्री में यूज कर रहा है तो दूसरों पे प्रेशर बन जाता है कि उसको चेज करने के लिए। आज के तारीख में इसके सब पायलट्स चल रहे हैं। आज के तारीख में लोग देख रहे हैं कि यार ये सोल्यूशन कैसे बनेगा, ये सोल्यूशन का फायदा कैसे होगा मुझे। तो एक पायलट स्टेज में इसकी प्रोसेस चल रही है। हमने लार्ज कैप कंपनीज के रिजल्ट में देखा है उनके ऑर्डर विंस जो है एआई में काफी हद तक इंप्रूव हुए हैं, और मुझे लगता है ये एक्सेलरेशन जो है, ये पायलट स्टेज मुझे लगता है करीबन और 2 क्वार्टर चलने वाला है। बट उसके बाद मुझे लगता है एक्चुअल डिलीवरी का टाइम होगा, एक्चुअल एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो शुरू होगा, तब जाके इंडियन आईटी कंपनीज को सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन आएगा ये चीज का। छोटा सा सवाल आपसे है और छोटा सा जवाब भी चाहिए कि हमने बात की कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में बहुत तेज़ी है, प्रीमियमाइजेशन डिस्करी है, तो इसके पीछे एक थ्रेड चलती है कि जो इसको फाइनेंस करती हैं। तो क्या एक बड़ी थ्रेड थीम वो है कि भाई टीवी बिक रही, फ्रिज बिक रही, कार बिक रही, स्कूटर, लेकिन उनकी फाइनेंस करने वाला भी तो कोई एक है जो सबसे बड़ा ग्रोथ तो वही पाएगा, है ऐसा? बिल्कुल, आई थिंक मुझे लगता है कंज्यूमर ड्यूरेबल में काफी कंपनियों ने फाइनेंसिंग के थ्रू एक बिजनेस मॉडल अच्छा बनाया है। और हमारी कहीं ना कहीं अगर आप हमारी होल्डिंग्स भी देखें तो जो टॉप होल्डिंग है वो एक बेट है वो चीज के लिए। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीएफएसआई एज अ सेगमेंट में कुछ डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ है। अगर हम इंडिया में निम्स की बात करें कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स, हमारे उधर निम्स अभी भी कहीं हद तक ग्लोबल मार्केट से कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। अभी भी हमारे यहाँ कोई फिनटेक मॉडल एट स्केल डेवलप नहीं हुआ है।
कहीं ना कहीं जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है सोच के किया कि ये एक बड़ी ग्रुप है जिसमें कैपेबिलिटी है कि एक ब्रांड है उनके काफी स्ट्रांग, तो उनका कॉस्ट ऑफ फंड काफी कम रहेगा, उनके पास बैंडविड्थ प्राइसिंग पावर काफी रहेगा, बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ फंड कम रहेगी तो काफी हद तक वो एंड कस्टमर को पास ऑन कर पाएंगे। तो एक तरीके से हमें लग रहा है कि थोड़ा डिसरप्शन बीएफएसआई में हो सकता है अगले 1 से 2 साल के लिए, जो हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और यही सेम कंपनियां हैं जो कंज्यूमर की तरफ देख रही हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर कर रही हैं और नए नए बिजनेस मॉडल इवॉल्व हो रहे हैं। आज के तारीख में अगर आप मानो जाके एसी लेने जा रहे हो तो आपको फाइनेंसिंग की ऑप्शन मिल रही है, बट कल जाकर आपको मोबाइल फोन लेने जाओगे तो अगर आपको लीजिंग की ऑप्शन मिलेगी तो आप शायद वो प्रेफर करना चाहोगे। तो एक अलग अलग तरीके से बिजनेस मॉडल इवॉल्व होंगे कंज्यूमर स्पेस में, जैसे अगले 3 से 4 साल में ये स्पेस विल बिकम मच मोर लार्जर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा थी। और मिड कैप स्पेस में अगर आप सोचते हैं कि वाकई वेल्थ क्रिएट करनी है तो यही स्पेस होता है। देखिए लार्ज कैप में पैसे बनते हैं, ऐसा नहीं बनते, लेकिन वेल्थ जो क्रिएट होती है ना मोटी, वो वेल्थ मिड कैप से बनती है। और अगर उसमें आप किसी बहुत ही अच्छे फंड मैनेजर की मदद लें तो आपको सचमुच कोई बिना चिंता किए हुए रात में आराम से सो के पैसे बन सकते हैं। और निकेत जी उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट मुझे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निकेत जी डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए और ये समझाने के लिए कि मिड कैप फंड में पैसे क्यों लगाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते एक और नए फंड मैनेजर और एक और नए फंड से बात करेंगे।